मेथोडोलॉजी का टेबुलेशन वाला क्वेश्चन टेबुलेशन वगैरह था ना। कृष्णा बहुत पढ़ रहा है क्या? नहीं लास्ट क्लास में तुम नहीं थे? लास्ट में नहीं थे और एक दिन आई गेस मुझे लगता है मैंने किसी का सब्स्टिट्यूशन दिया था, उस पे थे। उस पे जो बता रहे थे वही कंटिन्यू कर। लास्ट 136 पेज नंबर है हम लोग क्लास में। देखो 46 136 उसी का है भाई, उसी का कंटिन्यूएशन होगा। चैप्टर के अंदर आ गया ना। फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर्म करना सिखा रहा है। इसके बाद का जो डेटा कलेक्शन के बाद है ना, ये सब वो है जो तुम बिजनेस स्टैट्स में पढ़ चुके हो। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना याद है? जो हम लोग बताए थे कि पूरा का पूरा मान लो मार्क्स लिखा हुआ है बोर्ड पे, कुछ समझ में नहीं आएगा, अब उसको इंटरवल में कन्वर्ट कर लोगे, मीडियन मोड निकाल रहे थे, वो सब तो अलग बात है। उससे पहले जो टेबुलेशन फॉर्म करना है, ठीक है, वहां से टेबल फॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद उसी से टेबल से जो टेबल बना है दैट इज फ्रीक्वेंसी टेबल, उस फ्रीक्वेंसी टेबल से तुम फिर मीन मीडियन मोड वगैरह निकाले हो। नेक्स्ट पेज नंबर पे आ जाओ, देखो 38 39 में आ जाओ। 142 मेजर ऑफ डिस्पर्शन तुमको दिख रहा होगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। 140 में पलटू वही है, फ्रीक्वेंसी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इधर मीन मीडियन का फॉर्मूला है। हाँ पूरा मैथ है, टेबुलेशन में पूरा मैथ आता है। डिस्पर्शन आ गया, फिर डिस्पर्शन आ गया, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब वही डेटा का डिस्पर्शन निकालो, उसी डेटा का मीन मीडियन मोड निकालोगे। क्वार्टाइल डेविएशन भी दिख रहा है, हाँ सब रहेगा। हाँ तो हमको पता है तुम बना लोगे, लेकिन है वही चीज। फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, बना लोगे तब भी बनाना पड़ेगा, ये क्या दिमाग है। अब इसके बाद यही चीज है। अब देखो जो यहाँ पे क्या किया है, अब आपके पास देखो कहानी क्या है पूरी, कि पूरा आपने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। डेटा कलेक्शन के बाद आप सारा डेटा को मास्टर चार्ट बना रहे हैं या तो उसका फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक आपको स्टडी करना है, उसका मीन मीडियन मोड जो भी एवरेज निकालिए, सेंट्रल टेंडेंसी निकालिए, उसका मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालिए, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज जो भी निकालना है अकॉर्डिंग टू जो आपका नेसेसिटी है। मतलब अगर पता ये करना हो कि सबसे ज्यादा, जैसे हम लोगों ने उसमें एग्जांपल लिया था लास्ट, क्या कार का इंटीरियर्स पसंद नहीं है किसी को, इनकन्वीनियंस में था ना, किसी को करंट पसंद नहीं है, किसी को इंजन पसंद नहीं है, इंटीरियर किसी को पसंद नहीं है, था ना। ठीक है, जो भी अभी इंटीरियर में ही आ जाएगा। हाँ जो स्पेस लेंथ के लिए दिया है वो स्टैंडर्ड नहीं है, तो ये सब सारा रूप है। अब इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक किसके लिए है, किसको क्या लगता है, या फिर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसके लिए आ रहा है, ये हो सकता है ना। क्या है जो जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या है जिसमें सबसे कम प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर प्रॉब्लम का रेंज क्या है। तो ये सब कुछ निकालने के लिए यही सब क्राइटेरिया हम लोगों को फिर से वही बिजनेस स्टैट्स में वापस जाना पड़ेगा। मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन जो भी निकालते हो उसको निकालो, ठीक है। समझ गए? टर्म्स खाली बस डिफाइन करने के लिए याद रखना। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल में, यहाँ देख लीजिए एग्जांपल पेज नंबर 136 में आओ। एग्जांपल नंबर 1, कंस्ट्रक्टिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया कैसे है, देखो नीचे है डेटा कुछ 0 1 2 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लिख के ही बता देते हैं, रुको। समझ गए? लिखते हैं
चलो 1 2 यहाँ मिलता भी नहीं है 1 0 3 4 0 1 1 1 डबल 2 है फिर 2 2 फिर 3 2 3 2 1 4 डबल यही है ना। चलो अब देखो इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में क्या करता है, यही था वो नंबर वाला लिस्ट। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे तो पहले देख लो क्या क्या नंबर है, क्या क्या नंबर है। 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है। 0 कितनी बार आ रहा है काउंट करो 1 2 3 4 times। So this is x, this is frequency। 0 अगर हो रहा है 4 times, 1 अगर हो रहा है कितनी बार काउंट करो 6 बार है, 3 गए हैं 6। 2 कितनी बार काउंट हो रहा है 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 3 कितनी बार आ रहा है 3 बार है। 4 एक ही बार है 2 बार है। हो गया टोटल फ्रीक्वेंसीज कर इधर जोड़ दो 10 5 15 और 20। ठीक है यही है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये फ्रीक्वेंसी टेबल में देखो टैली मार्क लिखेगा, ये लिखेगा, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। ये लिखो एक्स, लिखो फ्रीक्वेंसी, बना लो, काम खत्म हो गया। यूज आप इससे मीन मीडियन जो भी निकालना चाहो निकालो, मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन को हटा देंगे, जो निकालना चाहते हैं जो भी निकालना चाहते हैं जो भी निकलेगा। सीएफ निकाल के मीडियन निकालो तो मीडियन के लिए फिर इसको x मीडियन के लिए 4 हो जाएगा इसका मीडियन। देखो यार 4 हो गया 6 4 10 15 18 20 सीएफ हुआ। अब सीएफ में हाफ हुआ 10 के जस्ट बाद वाला 15 2 होगा इसका मीडियन। 2 मीडियन होगा मैम, मीडियन निकालने के पहले इसको अरेंज करेंगे ना, ऑलरेडी अरेंज है। क्या करोगे 20/2 n/2 आया 10 से ज्यादा वाला फ्रीक्वेंसी कौन सा है सीएफ में 15 और इसका जो x होता है दैट इज मीडियन। So 2 is the median। और ऐसे भी दिख रहा है पहले इतना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखे ना उधर दैट वन हियर ठीक है। सब डेटा निकालने के बाद का ये सब काम है और ये सब तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कहाँ कुछ कंफ्यूजन है वहाँ बताएंगे, फिर भी अब तुमको रट्टा मारना है तो मारो। सभी तो पढ़ ही चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं, ये सब कुछ बता चुके हैं। बस ये इसमें सिर्फ इसके बाद वाला चैप्टर थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ये वाला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सब पढ़े हुए हैं। दिस ऑल इज बिजनेस स्टैट्स जो तुम फर्स्ट सेम में ऑलरेडी इंटरप्रिटेशन करना है। कैसे करना है हमें डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे। इंटरप्रिटेशन का ही पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेशन, सेकंड पार्ट है टेस्टिंग, थर्ड में फिर उसके बेसिस पे कंक्लूजन और ये सब कुछ आएगा। सो दिस ऑल इज कैलकुलेशन पार्ट। ये पूरा का पूरा टेबल फॉर्म करके कैलकुलेशन करना हुआ। हम लोगों को क्या करना है इसका मतलब हम सबसे पहले रो डाटा बनाएंगे, हाँ उसका एडिटिंग करेंगे, फिर एडिटिंग कोडिंग जो भी करना चाहो सब उसको बोल सकते हैं। ये सब एक सिस्टम टर्म है। फ्रीक्वेंसी फॉर्म करो, टेबल बना लो, टेबल से कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन से जो भी तुमको रिक्वायर्ड स्टैटिस्टिक है जो तुमको कैलकुलेट करके निकालना है वो निकाल लो, फिर उसका कैलकुलेशन कर यूज करो। That was testing. Testing पिछले ईयर हम लोग समझ रहे थे जितना एक बोल रहे हैं कहाँ जाएंगे। इसका बहुत काम है। देखो का मेन जो है सब चैप्टर में घूम घूम के आ रहा है सर। हाँ तो उसका सबसे मेजर पोर्शन यही है
Just solve this calculation part. क्या है टेस्टिंग के लिए मैम वो बुक लेकर आएंगे फर्स्ट पेपर। नहीं ठीक है, बड़ी डिटेल चाहिए तुमको उसमें कहानी है, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन। अच्छा होता है। हाँ कल अच्छा होता है। ठीक है, वो कहानी देखो नेक्स्ट में इसी तरह दूसरा हो जाएगा, बताना है या नहीं बताना? सेकंड में फिर से टेबल दिया हुआ है, चेक करो। हाँ बता रहा हूँ, क्या क्वेश्चंस में आ रहे हो? हाँ बोलो कहाँ है क्वेश्चन? हमसे तो क्वेश्चन तो नहीं जाएगा। मोड है, व्हाट इज मोड? द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसका हो वही है मोड। इसमें मोड हो गया है, क्या नाम है इसका? कहाँ लिखा है? वन है Where is the question I am asking? Tell me. 150. हाँ बोलो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर हाँ पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, डाटा लेंगे फिर उसके बाद उसको कोडिंग करेंगे। मतलब उसको क्या करना है, जैसे उसका टेबुलेशन बनाएंगे, उसका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, वेरिएशन निकालेंगे, मिनिमम निकालना तो वो निकालेंगे। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन, एक काम करो तुम लोग, होगा ना का जो क्वेश्चन है ना, तुमको लग रहा है व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग, सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड टर्म मिलेगा, लिख लो ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग में होता क्या है, तो पहले आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, पूरा का पूरा डेटा आपके पास कलेक्टेड डेटा आ गया, उस कलेक्टेड डेटा का क्या कर रहे हो, पूरा एक मास्टर चार्ट बना रहे हो, लिखा है भाई क्या है? हाँ वही तो है, वो पूरा का पूरा डेफिनेशन मिल जाएगा, तुमको प्रैक्टिकली उस चीज को करना है। क्या इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इन मेथड ऑफ फॉर ड्राइविंग कंक्लूजन फॉर डेटा एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ डेटा इज नॉट कंप्लीट अनलेस इट इज इंटरप्रेटेड। अच्छा हो गया? बोलो बोलो क्वेश्चन बोलो, बोलो जल्दी। चैप्टर 9 चैप्टर 9 ही है ये जो पढ़ रहे हो। 10 is hypothesis testing, 10 is hypothesis testing। हाँ ये बहुत हम लोग इसका हाइपोथेसिस मतलब वो जब हम पढ़ाएंगे तभी तो बताएंगे, बता दो वो। चलो ठीक है, लिखो इस चीज को लिखते चले जाओ, लिखिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, पहले लिखिए व्हाट इज हाइपोथेसिस। जो समझना है वो लिखो जल्दी। व्हाट इज हाइपोथेसिस? HYPOTHESIS, hypothesis। Hypothesis is a statement, नहीं इसमें पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो कुछ और है। Hypothesis is a statement the validity of which is yet to be determined। मतलब भी समझा देंगे, हम नाक मत से पढ़ो। रोल नंबर 25। Hypothesis is a statement the validity of which is yet to be determined। Yet to be determined। Statement क्या है ये तो पता है, तो यहाँ पे क्या होता है, हाइपोथेसिस वर्ड हम उसको बोलते हैं जिस स्टेटमेंट की वैलिडिटी तुमको टेस्ट करनी है। जैसे मान लो मैंने बोला द एवरेज मार्क्स ऑफ दिस क्लास इज 70%,
एक स्टेटमेंट मैंने बोल दिया। अब तुम इस बात को मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। नहीं मानेंगे, सो अब नहीं मानेंगे तो आपके पास ऑप्शन क्या है, यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई दिस स्टेटमेंट। अब आप इस स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे? डेटा मेरा कैसे ले लोगे? हम तो सिर्फ स्टेटमेंट दे रहे हैं क्लास के बारे में। अब डेटा कहाँ से लोगे? क्लास का। अब क्लास का जो डेटा आप लीजिएगा उसके बेसिस पे आप क्रॉस चेक करिएगा, उस डेटा के बेसिस पे मेरा स्टेटमेंट और जो आपके पास डेटा मिला है उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो दोनों सेम टर्म को ला रहा है या नहीं, मतलब रिजल्ट सिमिलर है या नहीं। अगर हम 70% बोल रहे हैं, तुम्हारा रिजल्ट को 69.99 ऐसा कुछ आ रहा है, तो जो डिफरेंस है मेरे स्टेटमेंट और तुम्हारे रिजल्ट का, क्या वो बहुत ज्यादा है? क्या वो सिग्निफिकेंट है? सिग्निफिकेंट मींस देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, ऐसा डिफरेंस जिसको कंसिडरेबल डिफरेंस हो। नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो तुम मान सकते हो कि जो मैंने स्टेटमेंट कहा दैट इज करेक्ट। तो हाइपोथेसिस हो सकते हैं ना डेटा ऑन द बेसिस, क्योंकि आपके पास नेगेटिव कुछ ऐसा मिला नहीं ना इंफॉर्मेशन, मेरे स्टेटमेंट के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, एक जैसा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, सिमिलर इंफॉर्मेशन मिल रहा है, कोई एविडेंस ऐसा नहीं मिला जिससे मेरा स्टेटमेंट गलत प्रूफ हो। अगर मेरा स्टेटमेंट गलत प्रूफ होता है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। अगर वो स्टेटमेंट, अगर एविडेंस गलत नहीं मिल रहा, उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिल रहा, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसी हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाइपोथेसिस में आप कर क्या रहे हैं? पहले हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन स्टेटमेंट जिसको आप स्टैटिस्टिकली क्रॉस चेक कर सकते हैं वो हाइपोथेसिस है। ठीक है, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिसको तुम गलत है, सही है, क्या है, नहीं है, चेक कर सकते हो, जिसकी वैलिडिटी को तुम क्वेश्चन कर सकते हो और जिसको चेक करके कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो, दैट इज हाइपोथेसिस। ठीक है, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट। अब बताओ ऐसा और क्या स्टेटमेंट हो सकता है जिसका वैलिडिटी आप चेक कर सकते हैं? कोई एग्जांपल? हाँ तो है, तो बहुत सारा होगा, ये बताओ पहले। इतना सारा रिसर्च हुआ है, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट तो होगा, ये बताओ। जैसे नायिका के अभी नायिका नहीं कोच का इसका इनकम बढ़ा है, चाहे इसका फिजिक्स वाला का इनकम बढ़ा है, इस बात को हम टेस्ट करेंगे, जो इसका रिसर्च हुआ है इसका है एक्चुअल में टेस्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना, कुछ भी चीजें टेस्ट कर सकते हैं। डेटा है उसका हाइपोथेसिस हम चेक कर सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड चेक करो, मतलब ये नहीं करो चेक, क्रॉस चेक कैसे करोगे उनके प्रेजेंस को? तो तुम्हारा सवाल ही तो ये, कुछ भी टेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी हम टेस्ट नहीं कर सकते। हम टेस्ट वही कर सकते हैं जिसका हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जिसका डेटा हमें मिल सकता है, जिसका हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जिसका डेटा कलेक्ट नहीं होगा उसका टेस्टिंग नहीं होगा। ठीक है, लिखो, हाइपोथेसिस इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। हाँ तो इरेज करेगा, just like it's not enough. पेज है फेसबुक पे स्टफ टेक्स्ट नीचे का नहीं हो नहीं, मीटिंग है भाई, मीटिंग है आज तक क्या नहीं हो रहा। चलो लिखो हाइपोथेसिस। कौन हो गया? आंसर मेरे हारेंगे लिखो हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस 2 पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर 1 नॉन स्टैटिस्टिकल,
statistical. This is not a statistical. फिर है statistical. Again आ जाइए, statistical में दो पार्ट है, parametric non-parametric. स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस दो पार्ट में आ जाएगा, स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल. स्टैटिस्टिकल फिर दो पार्ट में आ जाएगा, पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक. ठीक है. नॉन स्टैटिस्टिकल हमारे काम का ही नहीं, ये वही है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड प्रूफ करो. डेटा मिल जाएगा तो प्रूफ कर लोगे, नहीं मिलेगा तो नहीं कर पाओगे. है डेटा निकाल लो, ठीक है, अच्छी बात है, प्रूफ कर लेना. ठीक है, so you can prove it. If you can prove it, then it is a statistical hypothesis. Otherwise नहीं है. ठीक है, जिसका डेटा मिल जाएगा, प्रूफ नहीं हो सकता है, वो हाइपोथेसिस हमारे कंसीडरेशन में आएगा, मतलब स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होगा. और हम सिर्फ क्वालिटेटिव में उसमें भी आ जाता है क्वालिटेटिव, लेकिन ऐसी चीज को जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, आप डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं. अगर आप ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं तो फिर आप उसको कंसिडर करेंगे, अगर नहीं ले सकते हो तो नहीं. ठीक है, ये तो हम ज्यादा सवाल पूछ दिए. कुछ ऐसा जिसमें मान लो क्या था, कुछ ऐसा जिसका एविडेंस मिल जाए, ऑब्जर्वेशन ले सकते हो, उसको ले लो बस. अगर ये आता है तो नॉन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस हो जाएगा, जिसको हम डेटा नहीं ले सकते, जिसपे भी डेटा नहीं ले सकते. हम पता करेंगे कि क्राइम रेट बढ़ा है. हाँ, तो इसके लिए डेटा मिल जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हो. क्राइम रेट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, ये कितना FIR हुआ है नहीं हुआ है, उसके तो पता चल जाएगा ना. हाँ, तो दैट इज अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस. वैसा डेटा जिसका तुम डेटा ही नहीं कलेक्ट कर पाओगे. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जिसका डेटा लेकिन आप नहीं ले सकते. अब वो सोच लीजिए क्या है. तो हमको इसको पढ़ना ही नहीं है. इतना अच्छा इंसान है नहीं बता सकते, लेकिन हाँ रेफरेंस, अब उसमें भी जबरदस्ती क्या होता है, उससे पूछ लो, उससे पूछो, पता नहीं 50 बार डेटा कलेक्ट कर, फिर भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाता है. अच्छा काम किया होगा, पैसा दिया होगा तो पूरे ठीक है. बस इतना समझना है. नॉन स्टैटिस्टिकल, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में दो पार्ट आ जाता है, एक होता है पैरामीट्रिक, दूसरा है नॉन पैरामीट्रिक. नॉन पैरामीट्रिक हाइपोथेसिस ऐसा है जिसमें तुम क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन लेते हो. जैसे हम क्या बोले, एवरेज मार्क्स ऑफ दिस क्लास, तो वो पैरामीट्रिक हो जाएगा. डेविएशन जितना भी तुम पढ़े हो ना बिजनेस स्टैट्स पे, मीन मीडियन मोड निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना, जो सब भी हम निकाल सकते हैं, कोरिलेशन निकालना, रिग्रेशन निकालना, जो भी स्टैटिस्टिकल टर्म है जिसको तुम डिफाइन कर पा रहे हो, वो सब कैलकुलेट कर सकते हो, वो सब पैरामीट्रिक में आ जाएगा. That all are parameter. Mean is parameter, median is parameter. All that statistical constants are parameter, जिसको तुम डिफाइन कर सकते हो. ये वो टर्म आ जाएगा जिसमें पैरामीटर डिफाइन नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये नॉन पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस हो जाएगा. और नॉन पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिकल है, डेटा कलेक्शन हो सकता है. अब ये मत करना कि उसमें उसको उस कैटेगरी में डाल देना.
डेटा कलेक्शन कैन बी पॉसिबल बट उसको पैरामीटर में स्पेसिफाई नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है जैसे वही क्वालिटेटिव ले लो, कोई भी क्वालिटेटिव डेटा ऑनेस्टी मेजर कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा, तो इसमें दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नॉन पैरामेट्रिक होगा, लिखेगा नहीं। ठीक है, अब लिखो, डिफाइन करो ये सारा, उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा है। हर बार क्या होता है? चलो हो गया। हाँ तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे आ रहे हैं। ठीक है, पहले हाइपोथेसिस को समझ लो फिर टेस्टिंग पे आ जाना। ठीक है, टेस्ट भी दो तरह का होता है। तुम सब खुद ही कहानी लिख लो, हमको बताने की जरूरत नहीं है। हो गया, चलो लिखो। A statistical hypothesis. The hypothesis for which we can collect samples on which, or nahi, the hypothesis on which we can collect samples are known as statistical hypothesis. नेक्स्ट पॉइंट करके डाल दो, इट इज मेजरेबल इन नेचर। ठीक है, इट इज मेजरेबल इन नेचर। नेक्स्ट लिख लो, नॉन स्टैटिस्टिकल, जो भी जिसमें डेटा कलेक्शन नहीं हो सकता, डाल दीजिए। We can't collect data on it. ये भी लिख सकते हो। और the hypothesis which can't be tested statistically is non-statistical hypothesis. ठीक है, हाइपोथेसिस तो इतना ही होता है, लेकिन तुम्हारे बुक में कुछ दो नाम और दिया हुआ है, 2 या 3 जिसको बोल सकते हो। इन सब के सिवा 2 और हाइपोथेसिस होता है, जो कि पैरामीट्रिक में भी 2 टर्म आ जाएगा, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये जो भी हाइपोथेसिस है इस पे भी वो आएगा, नल एंड अल्टरनेटिव। जो भी है सारे हाइपोथेसिस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लिख लेना, ये भी वही है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, नल जीरो, नल का मतलब 0। हाँ, यहाँ पे नल का मतलब H नॉट।
H सफिक्स 0, 0 फॉर नल, हाइपोथेसिस के लिए H, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस। अब इसके बाद डिफाइन करो पहले पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस। H0 बताएंगे, वो डिफाइन करवा देंगे। H0 इसको H1। पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस, the hypothesis in which या फिर स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कर लो, ऊपर हाइपोथेसिस के साथ स्टैटिस्टिकल कर लो, क्योंकि पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिकल का पार्ट है। The statistical hypothesis having specified parameters is known as पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस। एग्जाम्पल में डाल दीजिए, एवरेज मार्क्स ऑफ ए क्लास इज दिस, कुछ भी नंबर डाल लो। क्लास 59%, 100% तुम डालो, ठीक है। 99 सही रहेगा। चलो अब लिख लेना। एंड यहाँ म्यू इज इक्वल टू क्या परसेंट लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो 89, 90 जो भी लिख रहे हो डाल देना, ठीक है। 89% पता नहीं वो लिखा है, हाँ कोई कम नहीं है, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू 89% हो गया। तो म्यू क्या है, म्यू इज पैरामीटर। नॉन पैरामीट्रिक हाइपोथेसिस, a statistical hypothesis in which parameters are not specified is known as non-parametric hypothesis. Parameters are not a statistical hypothesis in which parameters are not specified is known as non-parametric hypothesis, ठीक है। अब पैरामीटर्स स्पेसिफाई नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मतलब जो भी पैरामीटर का टर्म है वो कुछ नहीं होगा, नहीं है वो सब कुछ नहीं होगा। मतलब किस तरह का डेटा होगा, म्यू बराबर 5 तो हर चीज है, म्यू है ना तो 5 ही है म्यू का वैल्यू, बट है तो। और 5 टर्म यहाँ कहाँ आता है, मैथमेटिकल वैल्यू में 5 कहाँ आता है, 5 इज नॉट मैथमेटिकल वैल्यू, 5 इज नोटेशन ओनली। एग्जाम्पल ही नहीं होगा, कुछ तो होगा ही एग्जाम्पल। The data which in which distribution is not specified, लिखो non parametric। एग्जाम्पल लिखता है, the data in which distribution is not specified। ठीक है। अब पहले नल और अल्टरनेटिव को समझ लो, फिर आगे जो टर्म लिखा है उसको देखना, ठीक है। नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पहले डिफाइन कर लीजिए नल हाइपोथेसिस को। नल हाइपोथेसिस, the hypothesis under test is known as null hypothesis। The hypothesis under test is known as null hypothesis। Under test is known as null hypothesis, ठीक है। It is denoted by H0। It is denoted by H0।
थोड़ा सा एक दो लाइन स्पेस छोड़ देना। H नॉट पहली बार हाँ, अब एक दो लाइन नीचे छोड़ लो, फिर आगे लिखो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। झंडा पूछते हैं वो तो दिख रहा है मुझे, पेज कहाँ है पता नहीं। पेज आपका तो वो क्या कर रहे हो फिर? उसमें क्या मैनेजमेंट में वर्ड आया मैनेज। चलो अच्छी बात। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, द कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट of the null hypothesis, हाँ, statement of null hypothesis is known as alternative hypothesis. ठीक है, हो गया। अब एक एग्जाम्पल लिखना जरा। ठीक है, लिखिए, एजिंग में कॉजेस forgetfulness. ठीक है, it might be, it might not be. अब यहाँ पे देखो, जो स्टेटमेंट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तुमको स्टडी क्या करना है, जैसे जैसे इंसान का एज बढ़ता है वो क्या करता है, भूलने लगता है। तुमको ये स्टडी करना है, डेटा मिल जाएगा इसका, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है, पैरामीट्रिक है या नहीं ये बताओ तो। होगा ना, क्योंकि आप एवरेज कितने लोग का ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उसके बेसिस पे बताएंगे। इतने लोग भूल जाते हैं, इतने लोग नहीं भूलते, ऐसा कुछ पता चलेगा। तो अब क्या हो रहा है, पैरामीट्रिक भी हो गया, स्टैटिस्टिकल भी हो गया, तो जो कंडीशन मिलना था वो मिल गया हमें। अब क्वेश्चन है, एजिंग में कॉजेस फॉरगेटफुलनेस, सो इट मे कॉज, इट मे नॉट कॉज। दो स्टेटमेंट में इसको डिवाइड कर रहा है, पहला में कॉज, मे नॉट कॉज। तो जो पहला स्टेटमेंट में कॉज डालेंगे ना, उसको हम नल हाइपोथेसिस पे रखेंगे, एजिंग में कॉजेस फॉरगेटफुलनेस। दूसरा अल्टरनेटिव लिखेंगे, उसमें लिखेंगे एजिंग मे नॉट कॉजेस फॉरगेटफुलनेस। अब आपने क्या किया, जो आपको स्टडी करना था उसका दो ही रिजल्ट होगा, या तो उसका इफेक्ट होगा या तो नहीं होगा। रिजल्ट इन्हीं दो कंक्लूजन में आने वाला है। इसी टेस्टिंग को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं। मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है उसको हम ऑलरेडी दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। अगर रिजल्ट इसको सपोर्ट करता है तो हम कंक्लूजन निकालेंगे, एजिंग में कॉजेस फॉरगेटफुलनेस, मतलब एज की वजह से इंसान भूलने लगता है। दूसरे में हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, जो ये स्टडी है उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं पाया गया है। सो हम ये स्टेटमेंट नहीं मानते हैं, मतलब हम ऐसा नहीं मान रहे क्योंकि हमारे ऑब्जर्वेशन में, हमारी स्टडी में, हमारे रिजल्ट में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझ आया क्या हुआ? आपने एक टेस्ट किया, एक स्टडी किया, उस स्टडी को स्टेटमेंट, हर स्टडी में स्टेटमेंट को ही क्रॉस चेक किया जाता है, इसीलिए इसका नाम ही है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इस स्टेटमेंट को आपको चेक कर रहा है, ग्रोथ हुआ है या नहीं, तो हुआ है नल हाइपोथेसिस, नहीं हुआ है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। स्टडी का इफेक्ट आया है या नहीं पर्सनालिटी पे, आया है नल हाइपोथेसिस, नहीं आया है अल्टरनेटिव। अब बाद में तुम्हारा जो रिजल्ट बताएगा उसके हिसाब से तुम दोनों को सही या गलत मान लोगे। समझ आया? क्लियर है? यही है स्टेटमेंट। तो अब इसमें आप एग्जांपल डाल दीजिए। पहले हाइपोथेसिस लिखेंगे, एजिंग कॉजेस फॉरगेटफुलनेस, पहले लिख लो, मे कॉजेस हटा दो, मे हटा दो, एजिंग कॉजेस फॉरगेटफुलनेस लिख लो। उसके बाद एजिंग मे कॉजेस फॉरगेटफुलनेस लिखो, एजिंग मे नॉट कॉजेस फॉरगेटफुलनेस लिखो। नल, ये सिंपली हाइपोथेसिस है, दिस इज नल हाइपोथेसिस एंड दिस इज
अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तीनों में अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, एजिंग causes forgetfulness, एजिंग may causes forgetfulness, एजिंग may not cause forgetfulness। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा इसमें डालना अल्टरनेटिव वाले में, पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है जो एग्जैक्टली तुमको टेस्ट करना है उसको नल में डालना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखो लिखा है क्या, नेगेटिव वाला क्या है, एजिंग may not causes forgetfulness, नहीं H1 है। आया समझ में कुछ बिट्टू, समझ में आया कुछ? एक्सप्लेन करो, एक एग्जांपल तुमको। एग्जांपल बहुत सारा है, तो हमको ये जो एग्जांपल बता बहुत सारा है, हमको नहीं दिखता है, हमको एक ही एग्जांपल चाहिए। आई वांट वन एग्जांपल ओनली। हाँ बताइए। यूपी का जीडीपी, तुम तो हमेशा यूपी के पीछे क्यों पड़े हुए हो? अच्छा, यूपी का जीडीपी क्या है? हाँ, तुम जो करना चाहते हो करो, हमको ये तीनों स्टेटमेंट बता। तो एक चीज हो गया, पूरा स्टेटमेंट बोलो ना, हमको नहीं समझ में आया हमको। हम मंद बुद्धि हैं, बताओ। तुम तो इंटेलिजेंट हो ना, तुमको इतना टाइम क्यों चाहिए? जल्दी जल्दी रोहित। The communication skill is good. Is communication skill is question mark should not be there. MBA स्टूडेंट्स का जनरली कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, इसको चेक करना। इसके लिए तीन हाइपोथेसिस बन सकता है ना, अच्छा होता है कितनी वजह क्या अच्छा था, उसके बाद बनाएंगे क्या इसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो सकता है वाला नहीं है, नहीं है और नहीं। it is not। ठीक है, so communication skill of MBA student is good, so it may be good, may not be, ये डाल सकते हैं। ठीक है, और तुम्हारा जो एग्जाम्पल अभी तक आया नहीं, यूपी में ही अटका हुआ है, और रोहित का तो अभी चला ही नहीं है यूपी से। हो गया, आके लिखो, तो लो एग्जाम्पल लिखो, तुम्हारा एक्सप्लेन करो, डेटा भी कलेक्ट कर लेना उसी पे, वो आगे पता चलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? हम लोग ये लिख सकते हैं नाम का एडिशनल कोर्स हो रहा है सीआरएम का, तो सीआरएम इज गुड फॉर द इफेक्ट ऐसे लिखा जाता है, दिस कोर्स इज इफेक्टिव फॉर दिस स्टूडेंट्स, दिस मे बी इफेक्टिव, मे नॉट बी इफेक्टिव। सो स्टैंडर्ड वर्ड होना जरूरी है, क्योंकि इस स्टेटमेंट को ही तुम चेक कर रहे हो, तो स्टेटमेंट में कुछ ऐसा नहीं, वैग में कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, जो भी है नहीं है, क्या है वो स्टेटमेंट खुद स्पेसिफाई कर ले। जस्टिफिकेशन जब आप इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट और सब कुछ डिस्क्राइब करेंगे, तो वो स्टेटमेंट सेल्फ प्रूव्ड होना चाहिए, आपको कुछ क्लियर करने की जरूरत ना पड़े। ये ऑब्जर्वेशन था, ये रिजल्ट है, ये क्वेश्चन था जिसको हमने चेक किया, दिस वाज द स्टेटमेंट, और ये रिजल्ट आया है, तो ये रिजल्ट आया है और उस स्टेटमेंट से उसको खुद कनेक्ट करके वो रिजल्ट
अपने आप में प्रूफ हो जाए, आपको कुछ एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। अगर तुम स्टेटमेंट का वर्ड ही चेंज कर दोगे या फिर वो क्लियर नहीं होगा तो तुम्हारा जस्टिफिकेशन ही समझ में नहीं आने वाला है, तुम्हारा रिजल्ट स्टडी क्या बताता है नहीं समझ में आएगा, तुम लोगों को एक्सप्लेन ही करते रह जाओगे। सो स्टेटमेंट शुड बी क्लियर। स्टेटमेंट जो हाइपोथेसिस है वो स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट के लिए हम पूरा का पूरा प्रिंसिपल क्यों पढ़ रहे हैं, उसका कुछ इंपॉर्टेंस होगा तभी ना। क्यों एक स्पेशल टॉपिक ही दिया जा रहा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये लंबा चौड़ा टॉपिक है, कुछ ऐसा टर्म है जो कि बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए। और ये इसलिए क्लियर होना चाहिए, एक इसका इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है, इसके जस्ट पहले वाला जो टर्म था वो टेबुलेशन जो आप कर रहे हैं, रिजल्ट्स, वो सब बिजनेस स्टैट्स मैथमेटिकल टर्म्स है। सो वो मैथमेटिकल टर्म बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, मैंने पहले भी बताया था। आप कितना कैलकुलेशन किए, क्या किए, बहुत लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत लोग किसमें इंटरेस्टेड है, लास्ट में जो स्टेटमेंट के टर्म में तुम बता रहे हो बस उतने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि उनको इतना ही समझ में आ सकता है। लेकिन वो रिजल्ट आया किस पे है, जो लास्ट कैलकुलेशन है उसके बेसिस पे। तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन तुम करोगे फर्स्ट पार्ट में, उसको चेक करोगे, जस्टिफाई करोगे, क्रॉस चेक करोगे, जितनी बार करोगे वो उस बार इस पार्ट में करोगे और इसके बेसिस पे स्टेटमेंट दोगे, जो रिजल्ट बताओगे वो स्टेटमेंट के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन वो स्टेटमेंट के बिहाइंड ये सारे फैक्ट्स, कैलकुलेशन, सब कुछ होना चाहिए, आप उसके बेसिस पे वो बोल रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए। इसलिए इसका ये इंपॉर्टेंस है। मतलब नॉन मैथमेटिकल पर्सन को पूरा का पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझाना है विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका कुछ टर्म जो वर्किंग है वो बताएंगे, और फिर आपको 2 इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ाएंगे, एरर, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। डिस्क्रिप्टिव तो वही डेटा ही है, वर्किंग हाइपोथेसिस एक लिखा है, तो वर्किंग हाइपोथेसिस वही हाइपोथेसिस है जो तुम पढ़ रहे हो, जिसको तुम टेस्ट करोगे। नाम दे दिया है बस अपना कहानी लिखने के लिए, मतलब सिंपल है, जो हाइपोथेसिस आप टेस्ट कर रहे हैं दैट इज वर्किंग हाइपोथेसिस। अब उसको तुम वर्किंग हाइपोथेसिस बोलो, नल हाइपोथेसिस बोलो, वो उस पर डिपेंड। नहीं तो वही होगा नल हाइपोथेसिस। हाँ तो नल हाइपोथेसिस वही लिखे हो ना स्टेटमेंट के अंदर, या फिर द हाइपोथेसिस अंडर टेस्ट इज नल हाइपोथेसिस, जिसको तुम टेस्ट कर रहे हो। तो ये जो हाइपोथेसिस ऊपर है ना, दिस इज वर्किंग हाइपोथेसिस, दिस इज नल, दिस इज अल्टरनेट। क्या हो गया?